यह कहानी राघुदेवपुरम नाम के एक छोटे से गांव में शुरू होती है और हम देखते हैं राजा राम को, जो गांव में एक बहुत ही सस्ता होटल चलाता है जिसमें ऑर्गेनिक फूड सर्व किए जाते हैं। तभी होटल में एक दूसरे होटल का मालिक पापा राव आ जाता है। वो राजा राम से कहता है कि तुम अपने होटल में सबसे सस्ता खाना खिलाते हो, इसलिए कोई भी हमारे होटल में खाना खाने नहीं आता। वो राजा राम के होटल का लाइसेंस ले लेता है और उससे कहता है कि जब तक तुम अपना खाना महंगा नहीं करोगे, ये लाइसेंस मेरे पास ही रहेगा और मैं तुम्हें होटल भी नहीं चलाने दूंगा। ये सब देखकर राजा राम का छोटा भाई विकी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पापा राव को मारना चाहता है, लेकिन तभी उसकी भाभी भुवनेश्वरी उसे रोक लेती है। राजा राम पुलिस स्टेशन जाकर पापा राव के खिलाफ कंप्लेंट करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उससे कहता है कि तुम जितनी भी कंप्लेंट करो मैं ले लूंगा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगा। इसके बाद शाम को हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर भी पापा राव के साथ बैठकर उसके घर पर ही पार्टी कर रहा होता है। तभी विकी वहां आ जाता है। वो पापा राव के पूरे घर को आग लगा देता है और अपने होटल का लाइसेंस लेकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह एक हवलदार राजा राम के पास आता है। वो राजा राम से कहता है कि विकी ने कल रात पापा राव के घर को आग लगा दिया है और वो विकी को थाने लेकर आने के लिए कहता है। लाइसेंस देखकर राजा राम भी समझ जाता है कि विकी ने ही ये सब किया होगा। वो विकी को अपने साथ लेकर थाने जाने लगता है। वो विकी से कहता है कि अगर हर कोई आंख के बदले आंख लेने लगे तो यह पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो मैं कोर्ट जाता, लेकिन अगर तुम ऐसे मारपीट करते रहोगे तो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। विकी अपने भाई का हाथ छोड़कर रेलवे स्टेशन जाकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वो अपने भाई से कहता है कि अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मैं अपने तरीके से कुछ बन जाऊंगा। वो ट्रेन विकी को कोलकाता पहुंचा देती है। उसकी जेब में एक भी रुपया नहीं होता। वो दर दर भटकता रहता है। रात में गुप्ता नाम का एक लोकल गैंगस्टर गरीब बच्चों को खाना खिला रहा होता है और तभी उसके आदमी विकी को भी खाना देने लगते हैं। लेकिन विकी गुप्ता के पास जाकर कहता है कि मैं खाना तब खाऊंगा जब तुम मुझसे कोई काम करवाओगे, क्योंकि मैं दान का नहीं सिर्फ अपनी मेहनत का खाना चाहता हूँ। गुप्ता उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है और काम करने के लिए उसे अपने साथ रख लेता है। कोलकाता में उस टाइम पर मुखर्जी नाम का एक और गैंगस्टर भी होता है। गुप्ता और मुखर्जी दोनों ने ही 2 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट टेंडर भरा था। गुप्ता टेंडर के पैसे जमा करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में मुखर्जी के आदमी उन लोगों को रोक लेते हैं। मुखर्जी के आदमियों से टकराने की हिम्मत गुप्ता के किसी भी आदमी में नहीं होती। तब सामने आता है विकी। वो पैसों से भरा बैग लेकर पुल से नीचे पानी में कूद जाता है और टाइम से टेंडर ऑफिस पहुंचकर सारे पैसे जमा कर देता है, जिसे कि मुखर्जी को हराकर पहली बार गुप्ता को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और इस वजह से गुप्ता विकी को अपने बेटे की तरह मानने लगता है। इसके बाद स्टोरी 14 साल आगे शिफ्ट होती है, लेकिन इन 14 सालों में विकी ने एक एक करके मुखर्जी के पूरे साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लिया था। पूरा कोलकाता अब विकी के कंट्रोल में हो जाता है और इन सालों में विकी ने जो भी पैसे कमाए थे उससे लोगों की भलाई के लिए ही काम करता है। स्कूल बनवाता है, हॉस्पिटल्स बनवाता है और अब विकी अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर चुका होता है। पैसे, गाड़ियां, 2 दोस्त अज्जू और विजू, इसके अलावा कई सारे दुश्मन भी। तब उसकी मुलाकात होती है भैरवी नाम की एक लड़की से। वो बहुत ही खूबसूरत होती है और सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर अपलोड करती है। फिर धीरे धीरे विकी और भैरवी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। भैरवी अपने घर पर अपने पापा से विकी के बारे में बता देती है और विकी अपने दोस्त अज्जू और विजू के साथ भैरवी की फैमिली वालों से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो भैरवी से शादी की बात करता है। वो भैरवी के पापा से कहता है कि मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ और पूरे कोलकाता में आप जहाँ भी कहोगे मैं आपकी बेटी के लिए वहाँ एक नया घर बनवा सकता हूँ। लेकिन भैरवी के पापा उससे कहते हैं कि मैं शादी के लिए तुम्हारी फैमिली से बात करना चाहूँगा, क्योंकि तुम कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास फैमिली नहीं है तो तुम गरीब हो। तुम घर बनवा सकते हो, लेकिन अपनी खुशियों को साथ में सेलिब्रेट करने के लिए फैमिली कहाँ से लाओगे? तुम अपने आसपास अपने घर में कितने भी नौकर रख लो, लेकिन तुम हमेशा अनाथ ही कहे जाओगे और मैं एक अनाथ के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर विकी कहता है कि मैं कोई अनाथ नहीं हूँ, मेरे पास फैमिली है, लेकिन 14 साल पहले मैं उन्हें छोड़कर अपने घर से भाग गया था। इसके बाद भैरवी के पापा उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें अपने फैमिली
भैरवी को मुझसे बात करने के लिए मेरे पास लेकर आना होगा। भैरवी के पापा की शर्त की वजह से 14 साल बाद विकी अपने घर वापस जाने का फैसला करता है। राजाराम अब अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद में शिफ्ट हो चुका था। राजाराम की पूरी फैमिली घर पर होती है। तब 14 साल बाद विकी अपने घर वापस आता है। इतने सालों के बाद अपने भाई को घर देखकर राजाराम इमोशनल हो जाता है। उसकी माँ समान भाभी भुवनेश्वरी भी बहुत रोती है और एंड में राजाराम की बेटी जननी और फैमिली के बाकी सब लोग विकी के वापस आने से बहुत खुश होते हैं। शाम को खाने की टेबल पर राजाराम उससे पूछता है कि तुम कोलकाता में क्या करते थे। तब विकी उन्हें बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन के साथ मिलकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था और महीने के 75,000 कमाता हूँ। हमेशा की तरह राजाराम आज भी उससे कहता है कि कोई कितना कमाता है ये जरूरी नहीं है, कितने संस्कारों के साथ जिंदगी बिता रहा है, ईमानदारी से पैसे कमा रहा है या नहीं ये जरूरी है। इसके बाद बातों ही बातों में विकी अपनी भाभी के खाने की तारीफ करता है और उससे कहता है कि आपको वीडियो बनाकर अपने खाना बनाने की रेसिपी को यूट्यूब पर शेयर करनी चाहिए, आप फेमस हो जाओगे। उसकी भाभी मना कर देती है लेकिन विकी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। रात में सोने से पहले विकी अज्जू और विजू को कॉल करता है और उनसे कहता है कि कोलकाता में सब कुछ गुप्ता पर छोड़कर भैरवी को अपने साथ लेकर हैदराबाद आ जाओ। दूसरी तरफ राजाराम भी अपने कमरे में परेशान होता है। दरअसल राजाराम अब सुखी भवा चेन ऑफ होटल का ऑनर होने के साथ साथ फूड कमीशन का चेयरमैन भी है। कुछ दिनों पहले पापा राव के साथ उसका दामाद जीके राजाराम की ऑफिस में आया था। उसे अपनी फूड कंपनी के लाइसेंस पर राजाराम के साइन चाहिए थे, लेकिन जांच में राजाराम को पता चलता है कि उनके फूड में बहुत सारा केमिकल है, इसलिए राजाराम ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया था और उन दोनों को अपनी ऑफिस से भगा देता है। इधर कमरे में भुवनेश्वरी भी आ जाती है। राजाराम उससे कहता है कि विकी को जीके और हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो इतने सालों बाद घर आया है और मैं उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। अगली सुबह विकी के दोस्त अज्जू और विजू हैदराबाद पहुंच जाते हैं। भैरवी भी उनके साथ ही होती है। विकी अपने घर में सबको बताता है कि मैंने इन्हें भाभी के फूड रेसिपी वीडियोस को शूट करने के लिए बुलाया है। इसके बाद वो लोग फूड रेसिपी वीडियो को शूट करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान बहुत सारी कॉमेडी होती है लेकिन मेन स्टोरी पर फोकस करते हैं। रात में भैरवी भुवनेश्वरी के साथ उसके कमरे में सो रही होती है। तभी विकी भैरवी को मिलने के लिए छत पर बुलाता है। वो दोनों किस करने वाले होते हैं। तब उसकी भाभी भी छत पर आ जाती। वो दोनों को एक साथ देख लेती है। इसके बाद विकी उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन भैरवी के पापा शादी के लिए मान नहीं रहे थे क्योंकि वो पूरी फैमिली से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं यहाँ आया। विकी अपनी भाभी से शादी के लिए राजाराम को मनाने के लिए कहता है। अगली सुबह राजाराम उन दोनों की शादी के लिए अपनी मंजूरी दे देता है और कहता है कि भैरवी की वजह से 14 साल बाद तुम यहाँ वापस आए हो, तो हम भैरवी से तुम्हारी शादी के लिए इनकार कैसे कर सकते हैं। वो भैरवी से कहता है कि अपने पापा को कॉल करके बता देना कि हम लोग जल्द ही उनसे मिलने के लिए आएंगे। अगली रात में विकी घर की रखवाली कर रहा होता है, तभी कुछ गुंडे उनके घर में घुस आते हैं। विकी उन सबको देख लेता है और उनकी जमकर पिटाई करता है। वो लोग घर से भाग जाते हैं, लेकिन मारपीट की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग बाहर आ जाते हैं। विकी उनसे बहाना करता है कि शायद कोई चोर था और मुझे देखकर भाग गया। सबके अंदर जाने के बाद विकी अज्जू और विजू से कहता है कि ये लोग मुखर्जी के आदमी नहीं थे, इसलिए पता लगाओ कि ये लोग कौन थे और इन लोगों को किसने भेजा था। दूसरी तरफ राजाराम को भी शक होता है कि कहीं ये जीके के लोग तो नहीं थे। खैर 14 साल बाद विकी घर वापस आया था, इसलिए अगले दिन से ही राजाराम अपनी पूरी फैमिली के साथ मंदिर में महायज्ञ करवाने के लिए जाता है। महायज्ञ की प्रक्रिया पूरी होने वाली होती है। तभी अज्जू और विजू आकर विकी को बताते हैं कि कल रात में अटैक करने वाली बिहारी गैंग को पापा राव नाम के एक आदमी ने भेजा था, क्योंकि पापा राव का दामाद जीके और तुम्हारे भाई के बीच कोई दुश्मनी चल रही है और इस मंदिर में भी पापा राव ने तुम्हारी पूरी फैमिली को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा है। विकी उनसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि कोई भी मेरी फैमिली को हाथ नहीं लगा सकता। अब एक तरफ राजाराम महायज्ञ करवा रहा होता है तो दूसरी तरफ विकी जीके के गुंडों की बलि चढ़ा रहा होता है। पापा राव भी मंदिर की उसी भीड़ में होता है और फाइट के एंड में विकी उसके पास आ जाता है। वो पापा राव से कहता है कि मैं ही राजाराम का छोटा भाई विकी हूँ। जीके भी उसे पापा राव के ऊपर लगे कैमरे से देख रहा होता है। विकी उन दोनों को अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है और पापा राव से कहता है कि जब मैं छोटा था तभी एक लाइसेंस के लिए मैंने तुम्हारा पूरा घर जला दिया था और अब से अगर मेरे भाई को परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे
पूरे साम्राज्य को ही बर्बाद कर दूंगा। विकी की धमकी सुनने के बाद जीके अपने एक आदमी रविंद्र से कहता है कि कोलकाता जाकर विकी की पूरी जानकारी निकाल कर लाओ, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस सब कुछ मुझे बताना। इधर राजा राम के घर पर उसका वकील उससे मिलने के लिए आता है। वो राजा राम को बताता है कि अनाथ आश्रम वाले केस में उसका बेल ऑर्डर कैंसिल हो सकता है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। राजा राम अपने वकील के साथ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विकी की भाभी घर की मंदिर में भगवान के सामने रो रही होती है। तब विकी अपनी भाभी के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर ये जीके और भैया के बीच में क्या दुश्मनी है। ना चाहते हुए भी वो विकी को बताती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि फूड कमीशन चेयरमैन बनने के बाद इंडियन फूड फर्म ने ऑर्गेनिक फूड की तरफ राजा राम के अच्छे कामों की वजह से उसे एक अवार्ड दिया था। और एक दिन राजा राम को जीके फूड प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। जांच करने पर जीके के प्रोडक्ट्स में कई तरह के खतरनाक केमिकल मिलते हैं। राजा राम अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करता है जिससे कि जीके फूड्स के कई सारे प्रोडक्ट्स बैन हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद ऑर्गेनिक फूड की एक एग्जीबिशन होती है और यह एग्जीबिशन राजा राम की निगरानी में हो रहा था। तभी वो पापा राव की टेबल पर जीके फूड्स के केमिकल प्रोडक्ट्स को भी देखता है। पापा राव उससे कहता है कि ये जीके के प्रोडक्ट्स हैं और अगर तुम जीके से दुश्मनी मोल लोगे तो कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। राजा राम को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीके के सारे प्रोडक्ट्स को फेंक देता है और मीडिया में कहता है कि लोगों को हेल्दी खाना खिलाना ही मेरा धर्म है और जीके प्रोडक्ट्स के केमिकल फूड की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो लोगों को जीके फूड प्रोडक्ट से दूर रहने के लिए कहता है। लोग राजा राम पर बहुत भरोसा करते हैं और इस वजह से जीके के शेयर्स भी गिर जाते हैं। उसे करोड़ों का नुकसान होता है। तब जीके खुद राजा राम के पास आता है। वो राजा राम को धमकी देकर कहता है कि मीडिया में आकर तुम खुद ये बोल दो कि मुझे गलत इंफॉर्मेशन मिली थी और जीके के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन राजा राम साफ मना कर देता है। इसके बाद राजा राम प्रदीप नाम के एक लड़के के साथ अपनी बेटी जननी की सगाई कर देता है और सगाई होने के बाद उनके सुखी भवा होटल से अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए खाना भेजा जाता है। लेकिन उस खाने की वजह से अनाथ आश्रम के सभी बच्चों की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि उस खाने में भरपूर केमिकल मिला था। दरअसल ये सब जीके ने फूड अथॉरिटी के कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर प्लान किया था। इससे वो राजा राम का सुखी भवा होटल को भी बैन करवा देता है और बच्चों को जहरीला खाना खिलाने के आरोप में राजा राम पर एक फर्जी केस भी दर्ज करवा देता है। राजा राम को बेल तो मिल जाती है लेकिन केस की सुनवाई अब भी चल रही थी और इन सब केसेस की वजह से एक दिन प्रदीप के पापा राजा राम से मिलने के लिए उसके घर आते हैं और जननी के साथ अपने बेटे की सगाई तोड़कर चले जाते हैं। अब प्रेजेंट में विकी की भाभी उससे कहती है कि जब तुम्हारे भैया इन सारी परेशानियों से अकेले ही लड़ रहे थे उसी वक्त तुम आ गए। वो नहीं चाहते थे कि 14 साल बाद तुम्हें अभी इन सारी परेशानियों के बारे में पता चले। विकी अपनी भाभी से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा लेकिन आप भी किसी को मत बताना कि आपने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगले दिन विकी जननी को लेकर प्रदीप के घर जाता है। आज एमएलए की बेटी से प्रदीप की सगाई होने वाली है। विकी प्रदीप के पापा के पास जाता है। तब प्रदीप के पापा उससे कहते हैं कि अचानक से मुझे बिजनेस में 50 करोड़ का लॉस हो गया था और राजा राम इसमें मेरी मदद नहीं कर पाता। मैंने मजबूरी में सगाई तोड़ी थी। विकी अपने आदमियों से कहकर उसे तुरंत उसके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा देता है। प्रदीप के पापा फिर से सगाई के लिए मान जाते हैं लेकिन वो विकी से कहते हैं कि एमएलए को कैसे मना करोगे। तब विकी एमएलए के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी एक फर्जी कंपनी के जरिए कोलकाता में ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे। दरअसल कोलकाता पोर्ट पर आने वाला हर सामान विकी की निगरानी में ही आता जाता था, इसलिए विकी को सब कुछ पता था। विकी उससे कहता है कि अगर तुम यह सगाई तोड़कर यहाँ से नहीं गए तो मैं सारे सबूत सीबीआई को दे दूंगा। एमएलए तुरंत वहां से भाग जाता है। इसके बाद विकी प्रदीप के पापा से कहता है कि आप मेरे भैया के पास कॉल करके एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर लीजिए। एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी जाती है। राजा राम बहुत खुश हो जाता है लेकिन अब तक उसे नहीं पता था कि यह सब विकी ने किया है। इसके बाद विकी अपने भैया से कहता है कि अगर आप कहो तो जननी की एंगेजमेंट पर ही भैरवी की फैमिली को भी इनवाइट कर लेते हैं। राजा राम मान जाता है और अगले ही दिन भैरवी की पूरी फैमिली भी कोलकाता से हैदराबाद आ जाती है। जिसके बाद पहले जननी और प्रदीप की फिर विकी और भैरवी की भी एंगेजमेंट कर दी जाती है। एक तरफ राजा राम की फैमिली में खुशी का माहौल होता है तो दूसरी तरफ रविंद्र कोलकाता से वापस आकर जीके को विकी के बारे में सब कुछ बताता है कि विकी कोलकाता का सबसे
सबसे बड़ा डॉन है और पूरे कोलकाता में हर गैंगस्टर उससे डरता है। उसी वक्त विकी भी जीके के घर आ जाता है क्योंकि कोलकाता से विकी के लोगों ने उसे रविंद्र के बारे में बता दिया था। वो फिर से जीके को धमकाता है कि अगर मुझे अनाथ आश्रम के खाने में जहर मिलाने वाला मिल गया तो मैं तुम्हारे पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर दूंगा। उसकी धमकी से एक पल के लिए जीके भी डर जाता है। इसके बाद विकी अपने भाई के लॉयर से मिलने के लिए जाता है। लॉयर उसे जीके की कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर महेश के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब राजाराम ने मीडिया में लोगों को जीके फूड प्रोडक्ट से दूर रहने के लिए कहा था, तब महेश राजाराम से मिलने के लिए भी आया था और उसने कहा था कि मेरे पास जीके फूड्स के बारे में बहुत सारे प्रूफ्स हैं और जल्द ही मैं वो सारे प्रूफ लेकर आपके पास आपसे मिलने आऊंगा। लेकिन दोबारा वो कभी हमारे पास नहीं आया। शायद जीके ने उसे मरवा दिया होगा, लेकिन विकी कहता है कि वो जिंदा भी हो सकता है। लेकिन हमें महेश के साथ साथ उस आदमी को भी ढूंढना होगा जिसने खाने में केमिकल मिलाया था। लॉयर उसे कहता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, कोर्ट की फाइनल हियरिंग से पहले ही तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। इसके बाद विकी अपने घर के नौकरों से मिलता है। तब विकी को पता चलता है कि उस दिन अनाथ आश्रम में खाना लेकर जाने वाला बैल राजू था, जो कि असल में राजाराम का ही खास आदमी था। वो बैल राजू को ढूंढना शुरू कर देता है। इधर जीके कोलकाता में मुखर्जी को कॉल करता है और उसे हैदराबाद में विकी की पूरी फैमिली के बारे में बताता है और उससे कहता है कि अगर तुम विकी से बदला लेना चाहते हो तो जल्दी से हैदराबाद में आ जाओ। मुखर्जी तुरंत हैदराबाद पहुंच जाता है और विकी से बदला लेने के लिए उसके दोनों दुश्मन एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। तभी जीके को बैल राजू का कॉल आता है। वो जीके को बताता है कि विकी ने मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। जीके उसे दुबई भेजने के बहाने अपनी फैक्ट्री में बुलाता है और अपने एक आदमी से विकी को कॉल करके बैल राजू का लोकेशन शेयर करने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैक्ट्री में जीके के लोग बैल राजू को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी विकी वहां पहुंच जाता है। विकी को देखते ही बैल राजू उससे माफी मांगने लगता है और विकी से कहता है कि अगर तुम मुझे कोर्ट में सही सलामत पहुंचा दोगे तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। विकी जीके के आदमियों की धुलाई करने लगता है, लेकिन तभी मुखर्जी भी वहां पहुंच जाता है। विकी मुखर्जी और उसके आदमियों की भी धुलाई करता है, लेकिन इस दौरान जीके के आदमी बैल राजू को चाकू मार देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इधर विकी मुखर्जी को मारने वाला ही होता है, तभी राजाराम भी फैक्ट्री पहुंच जाता है क्योंकि पापा राव ने उसे फोन करके फैक्ट्री आने के लिए कहा था ताकि वो अपने भाई का असली चेहरा देख सके। पापा राव और जीके दोनों का प्लान था कि इस तरह वो दोनों भाइयों के बीच फिर से दुश्मनी करवा देंगे। राजाराम विकी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुखर्जी भी मौका पाकर राजाराम को विकी के बारे में सब कुछ बता देता है कि कोलकाता में उसने क्या किया था। राजाराम घर वापस आता है और घर आकर वो भैरवी के पापा को विकी की सारी सच्चाई बताकर उनसे कहता है कि मेरा भाई आपकी बेटी से शादी करने के लायक नहीं है। भैरवी के पापा उसको लेकर अपने घर चले जाते हैं। उनके जाते ही विकी वहां आता है। दोनों भाइयों के बीच बहस होने लगती है। राजाराम कहता है कि तुमने मुझसे सच छुपाया, हम सबको धोखा दिया। लेकिन विकी उससे कहता है कि आपकी सोच है कि जुल्म का भी शालीनता से जवाब देना, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। जो मेरे साथ अच्छा करता है मैं उसके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे मारने की सताने की कोशिश करेगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अंत में राजाराम विकी को घर से चले जाने के लिए कह देता है। विकी घर छोड़कर चला जाता है। अगले ही दिन राजाराम के केस में कोर्ट की फाइनल हियरिंग होती है, लेकिन जीके के आदमी राजाराम के साथ साथ हॉस्पिटल से बच्चों का भी किडनैप कर लेते हैं। विकी की भाभी उसके पास आती है और उसे लेकर पापा राव के घर जाती है। पापा राव से पूछती है कि मेरा पति कहाँ है, लेकिन पापा राव और पुलिस कमिश्नर दोनों उसकी भाभी का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि गिरफ्तारी के डर से राजाराम घर से भाग गया होगा। उनकी बातें सुनकर वो विकी से कहती है कि मैं कोर्ट जा रही हूँ, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अपने भाई को लेकर कोर्ट में आना ही होगा। अब विकी पापा राव की जमकर पिटाई करता है और उसे लेकर जीके की फैक्ट्री में आ जाता है, जहाँ पर जीके ने राजाराम के साथ साथ उन बच्चों को भी रखा हुआ था। विकी जीके से फाइट करने लगता है और राजाराम के साथ साथ उन बच्चों को भी छुड़ा लेता है और राजाराम के साथ साथ जीके और पापा राव को भी कोर्ट में लेकर आ जाता है। कोर्ट के अंदर विकी जज साहब को बैल राजू का वीडियो दिखाता है, जिसमें बैल राजू ने मरने से पहले कन्फेस किया था कि उसी ने जीके के कहने पर अनाथ आश्रम वाले खाने में केमिकल मिलाया था, जिससे कि उन बच्चों की तबीयत खराब हुई है। इसके बाद महेश भी कोर्ट में आकर जीके फूड्स के खिलाफ सारे एविडेंस दे देता है। कोर्ट राजाराम को बाइज्जत बरी कर देती है और जीके फूड्स के सभी फैक्ट्रीज को बैन कर दिया जाता है। जीके और पापा राव को भी जेल भेज दिया जाता है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।